नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि हौसला मजबूत हो तो मंजिल हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। और उसी को सही मायने में अगर किसी ने चरितार्थ किया है, वो किया है हरियाणा की बेटी दिव्या तंवर ने। जी हाँ, दिव्या तंवर की ये तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी और दो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक फोटो में वो वर्दी धारण किए हुए है और दूसरी में एक शानदार साड़ी पहन करके वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये दोनों तस्वीर एक ही बेटी की है और जिसका नाम है दिव्या तंवर। जी हाँ, दिव्या तंवर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव नींबी की रहने वाली है। इस बेटी ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के अंदर अपनी जगह बनाई। जी हाँ, ये महेंद्रगढ़ के उस इलाके से आती है जहाँ पढ़ने के लिए पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और सरकारी स्कूल के नाम पर एक छोटी सी बिल्डिंग वहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर ना तो उसको पढ़ने के लिए पूरे शिक्षक मिल पाते हैं और ना ही उसको पूरी किताबें मिल पाती हैं, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। जिस बच्ची के सिर से बचपन में ही पिता का साया छूट जाए और माँ मजदूरी और रात को कपड़े सील करके अपने घर का गुजारा करे, वो इस बहादुर बेटी के लिए क्या कर सकती थी। वो कर सकती थी तो केवल इसके सपनों को जिंदा रख सकती थी। जी हाँ, उसी बहादुर माँ ने इस बेटी के सपने को जिंदा रखा, जिस सपने को इस बेटी ने अपनी उपजाऊ धरारूपी हृदय के अंदर रोपित किया था। बेटी ने परिवार की स्थिति को देख करके मन में एक सपना बुन लिया था कि मुझे अपने परिवार की हालात और स्थिति को सुधारने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। इस बेटी ने हार नहीं मानी। माँ दिन में मजदूरी किया करती थी और रात में घर पर आकर के कपड़े सिला करती थी, तब जाकर के कहीं घर का गुजारा चलता था। इस बेटी को ना तो पढ़ने के लिए कोई अच्छी किताबें मिल पाई और ना ही महंगी फीस वाली कोई कोचिंग, लेकिन इसने हार नहीं मानी। और कहते हैं कि लगातार ये बच्ची किताबों से प्यार करती रही और जहाँ से भी इसको कुछ सीखने का मौका मिलता वहाँ से ये बच्ची सीख लेती। महेंद्रगढ़ का वो इलाका जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पड़ता है और उस गांव के छोटे से गांव नीबी की रहने वाली इस बच्ची के सामने भी हजारों समस्याएं आई होगी, लेकिन उनके पास अगर कोई चीज़ थी वो था उनका सपना। और सारी की सारी समस्याएं जो उसके आड़े आई उसको उसने मेहनत के साथ साफ कर दिया। मणिपुर कैडर के अंदर आजकल दिव्या तंवर आईएएस के पद पर कार्यरत है। इस बच्ची ने लगातार मेहनत और पुरुषार्थ करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और परिवार की आर्थिक स्थिति और अपने बीच में आने वाली तमाम बाधाओं को कभी कोई महत्व नहीं दिया और उनके साथ लगातार लड़ती रही। और उसके पश्चात 2021 में जब देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी के अंदर ये बच्ची बैठती है, तो वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना चयन आईपीएस कैडर के लिए कर लेती है। लेकिन सपना कुछ ऊंचा था, वो आईपीएस नहीं आईएएस बनना चाहती थी। और कहते हैं कि 2022 के अंदर एक बार फिर से वो बेटी यूपीएससी की परीक्षा के अंदर बैठती है और दिन में वो पुलिस की ट्रेनिंग करती है और रात को किताबों के साथ वो खेलती है। और कहती हैं कि 2022 के अंदर ही ऑल इंडिया रैंक 105 हासिल करके ये देश की बेटी पूरे बेटियों के लिए एक ऐसा गौरव और एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बन जाती है, जिससे कि हजारों वो बेटियां जो अपने परिवार की आर्थिक परिस्थिति या किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के परेशान रहती हैं, उनके लिए एक आइडल के रूप में उभर करके आती है। और 2021 में जिस बेटी ने आईपीएस बन लिया, उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बनना चाहती थी आईएएस अधिकारी। और 2022 के अंदर जब दोबारा से वो यूपीएससी की परीक्षा के अंदर बैठती है और दिन में वो ट्रेनिंग करती है और रात के अंदर वो किताबों के साथ पढ़ाई करती है, तो 2022 के अंदर 100 ऑल इंडिया 105 रैंक लेकर के मणिपुर कैडर के अंदर आईएएस की पद पर इनका चयन हो जाता है। और ये बेटी हजारों करोड़ों उन बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जिनके सपने मजबूत हैं। वो इस बेटी से प्रेरणा पा सकते हैं, जिसने लगातार एक साल में पहले यूपीएससी
एग्ज़ाम के अंदर मात्र 21 वर्ष की आयु थी जब इसने आईपीएस के पद पर अपनी नियुक्ति पाई थी, और 22 वर्ष की आयु थी जब इसने आईएएस के पद पर अपनी नियुक्ति हासिल की थी। और यूपीएससी पास करने वाली ये पूरे देश की पहली सबसे कम उम्र की बेटी थी, जिसने ना तो परिवार की परिस्थितियों को आड़े आने दिया और ना ही इसने अपने सपनों को कभी मरने दिया। जी हाँ, कहते हैं कि जो बच्चे किताबों से प्यार करते हैं, जिनके सपने ऊंचे होते हैं, निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाते हैं। और वही करके दिखाया हरियाणा के महेंद्रगढ़ के छोटे से गांव की रहने वाली इस बेटी दिव्या तंवर ने। माँ जिसकी दिन में मजदूरी करती हो, रात को कपड़े सिलती हो, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, क्या उस बेटी ने कभी अपने इस परिस्थिति के अंदर अपने सपने को मरने दिया? मात्र 21 वर्ष की आयु में उसने माँ के सपने को भी जिंदा कर दिया। और जिसके सिर से बचपन के अंदर ही जिस बेटी के सिर से पिता का साया छूट जाए, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर कितनी समस्याएं आई होगी। लेकिन दिव्या तंवर उन लाखों बेटियों के लिए आज आदर्श हैं जो संघर्ष के साथ जी रही हैं और सपनों के साथ जी रही हैं। वो आगे बढ़ कर के, वो आगे आकर के और ऐसे ऐसे जो हमारे रोल मॉडल है उनसे प्रेरणा पा करके मैं समझता हूँ कि अपने जीवन के अंदर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़ा करने का सपना उनके हृदय के अंदर ज़रूर होना चाहिए। अगर सपना बड़ा है और उसके साथ पुरुषार्थ है तो निश्चित रूप से उस सपने को पूरा होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। ये बेटी जो दिव्या तंवर है, इसके पास कोई महंगी किताबें नहीं थी, महंगी कोचिंग नहीं थी। परिवार की स्थिति जैसे मैंने बताई, वो सारी परिस्थितियाँ, सारी की सारी जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल इसके सपनों के विपरीत थी। लेकिन इसने उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपने सपनों को जिंदा रखा, और उन सपनों को जिंदा नहीं रखा बल्कि उसके लिए लगातार पुरुषार्थ किया। और जब 2021 में यूपीएससी की परीक्षा इसने क्रैक की और पहले ही चांस में देश की वो पहली बेटी बनी जो सबसे कम आयु में आईपीएस हो। लेकिन उसने अपने सपने को यहीं रुकने नहीं दिया। वैसे तो सामान्य अगर कोई व्यक्ति होता तो वो समझौता करके बैठ सकता था कि आईपीएस की नौकरी भी बहुत बड़ी नौकरी है और मैं आईपीएस तक, मेरे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता था कि सामान्य से परिवार की बेटी आईपीएस बन जाए। लेकिन वो लगातार मेहनत करती है और मेहनत करने के बावजूद नेक्स्ट ईयर जब यूपीएससी के दोबारा से फॉर्म निकलती है, उस फॉर्म को भरती है और फॉर्म को भरने के पश्चात दिन में पुलिस की ट्रेनिंग करती है। और वही बहादुर बेटी रात को किताबों के साथ अपने यूपीएससी के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। और 2022 में यानी कि अगली बार ही, और ऑल इंडिया 105 रैंक कोई छोटा रैंक नहीं होता, मात्र 22 वर्ष की आयु के अंदर एक ऐसे परिवार की बेटी जिसके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं, जिस परिवार के अंदर एक माँ है जो भी मजदूरी और रात दिन में मजदूरी और रात को कपड़े सिल करके अपने घर का लालन पालन करती है, तो उस घर से ये बेटी निकली और जिसने पूरे देश के अंदर बेटियों के लिए एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया कि भले ही परिवार की स्थितियां विपरीत हो, भले ही सारी की सारी चीज़ें अनुकूल ना हो, तो अगर हमारे सपने बड़े हैं तो निश्चित रूप से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा है देश की लाखों करोड़ों बेटियों के लिए। और दिव्या तंवर का नाम जब जब भी बेटियों की उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा तो सबसे पहले दिव्या तंवर का नाम जरूर निकल करके आएगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों से जूझ करके इस बेटी ने इतिहास रचा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो बेटियाँ, जो बहनें जो पढ़ाई कर रही हैं और जिनके घर की स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में के अंदर वो जूझ रही हैं, लेकिन उनके सपने बड़े हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तित्वों को ज़रूर पढ़ा करें, इनके सपनों को ज़रूर पढ़ा करें कि किस प्रकार से इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। क्योंकि सपने देखने मात्र से कुछ होने वाला नहीं होता, उसके साथ साथ हम लोगों को एक योजना बना करके उस पर काम करने की भी आवश्यकता होती है। इस बेटी को कोई कोचिंग देने वाला नहीं था, इस बेटी के लिए कोई बहुत महंगे कोचिंग सेंटर में जा कर के कि लोग मुखर्जी नगर में दिल्ली में जा कर के कोचिंग लेते हैं, वहाँ के लिए फीस नहीं थी। इसने सेल्फ स्टडी की, स्वाध्याय का रास्ता अपनाया। जैसा कि वैदिक काल से ही हमारी ये परंपरा रही है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है,
निश्चित रूप से उस पर जो ज्ञान होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और जिस व्यक्ति को स्वाध्याय करने की आदत है उसकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप से ही क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो बचपन से ही इसने एक आदत डाल ली थी, क्योंकि ना तो बचपन से इसको कोई अच्छे शिक्षक मिल पाए और ना ही इसको अच्छी पढ़ाई मिल पाई, लेकिन ये लगातार स्वाध्यायशील रही और इसने स्वाध्याय किया। अपने तरीके से इसने योजनाएं बनाई, अपने तरीके से इसने देख करके कहीं इंटरनेट से पढ़ा, कहीं यूट्यूब से पढ़ा, कहीं इसने किसी दूसरे एक्सपर्ट से जा कर के बात की। तो इस तरीके से इसने अपने आप वो सारे अपने लिए प्रयास किए और उन प्रयासों को जब इसने सामूहिक रूप से उनके ऊपर काम किया तो जिसका परिणाम ये आया कि पहले अटेम्प्ट के अंदर ही ये बेटी देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर देती है। और वो यही नहीं ठहरती, नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से वो यूपीएससी की परीक्षा में बैठती है तो उस अगले वर्ष भी वो जो है यूपीएससी की जो आजकल मणिपुर कैडर के अंदर ये कार्यरत है, आईएएस के पद पर कार्यरत है। 2 पिक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ही साल में मैं समझता हूँ कि ये दोनों रंग इस बेटी ने देश को दिए हैं, एक खाकी वर्दी और दूसरी इतने सुंदर पोशाक के अंदर एक आईएएस के रूप में ये बेटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से बेटियों को ऐसी बहादुर बेटियों को बहादुर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके अपने सपने को जिंदा रखा और उस सपने को न केवल जिंदा रखा बल्कि उस सपने को मुकाम तक ये लेकर के गई। तो ऐसे ऐसे बच्चों का, ऐसे ऐसे बेटियों की चर्चाएं निश्चित रूप से युवाओं के अंदर होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि अगर परिवार के अंदर, घर के अंदर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, धन का अभाव है, परिवार के सदस्यों का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो अगर सपने उनके अच्छे हैं, सपने उनके बड़े हैं, तो ऐसी बेटियों से प्रेरणा पा करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का लाइव सेशन था जिसमें हमने एक बहादुर बेटी दिव्या तंवर के बारे में चर्चा की। दिव्या तंवर कोई सामान्य बेटी नहीं है, आज वो देश का सम्मान है और वर्तमान में मणिपुर कैडर के अंदर वो आईएएस के पद पर कार्यरत है, जिसके सिर से बच्चे पिता का साया छूट जाए, माँ जिसकी अनपढ़ हो और घर के अंदर आय का कोई साधन ना हो और बच्ची परिस्थितियों से लड़ करके इतनी कम उम्र के अंदर योग्य बना ले, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो सही मायनों में अगर किसी ने करके दिखाया है तो वो हरियाणा की बेटी दिव्या तंवर ने करवाया था। वैसे तो हज़ारों ऐसे उदाहरण हैं, हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल करके, अपने आप को संयोजित करके और बड़े मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन आज दिव्या तंवर की बात थी, क्योंकि हरियाणा से हैं तो हरियाणा के बच्चों की बात ज़रूर करनी चाहिए। और बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो हरियाणा से यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चों के साथ इस प्रकार के महापुरुषों की जो बातें हैं, ऐसे ऐसे जो जिन्होंने अपने जीवन के अंदर हट करके कुछ किया है, तो उनकी चर्चाएं अपने परिवार के अंदर भी करनी चाहिए, अपने बच्चों के अंदर भी करनी चाहिए। और समाज में चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, तो सबको मिलजुल करके अपने युवाओं को दिशाहीन होने से अगर बचाने का कोई तरीका है तो वो यही तरीका है कि उन सफल लोगों के बारे में, उन सफल लोगों की जीवनियों के बारे में उनके साथ चर्चा करें। क्लासरूम के अंदर शायद टीचर अपना सिलेबस करवा करके चला जाए, लेकिन जब तक उनके अंदर वो लो पैदा नहीं की जा सकती तब तक उस पढ़ाई का कोई ज़्यादा मायने नहीं रह जाता। जब तक बच्चे के अंदर कोई सपना या कोई लक्ष्य आप लोग जागृत नहीं कर पाते, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी टीचिंग भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से अधूरी रह जाती है। और बच्चों को जब सपना और लक्ष्य दे दिया जाता है और उसके ऊपर जब वो मेहनत करता है, तभी जा कर के जो हमारी एक मैं समझता हूँ कि टीचिंग की जो प्रैक्टिस है वो पूरी होती है। और बच्चा अगर सपना लेकर के आगे बढ़ता है और उसके ऊपर मेहनत करता है और उसके बाद फिर समाज के लोग उसको गाइड करें, वो एक और भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस सेशन में या जो इस वीडियो को देखेंगे, अगर ऐसा सहयोग उनको समाज से, अपने शिक्षण संस्थानों से, परिवार से ना मिल पाए, तब भी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हताश और निराश व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाता। जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है, जो व्यक्ति अपने सपने को जिंदा रखना जानता है और जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है, भले ही
परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाए, लेकिन उसका हौसला मजबूत है तो उसको मंजिल हासिल करने से मैं समझता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सपनों को हारने नहीं देना है, सपनों को जिंदा रखना है। जो व्यक्ति अपने सपनों को हार हरा देता है, अपने मन से ही हरा देता है, और जिसके सपने हार जाते हैं, निश्चित रूप से वो व्यक्ति स्वतः अपने आप ही सरेंडर कर देता है, अपने आप ही हार मान लेता है। लेकिन दिव्या तंवर की तरह, वनमती की तरह, मनोज कुमार शर्मा की तरह आप अपने सपनों को जिंदा रखो, अपने सपनों को हारने मत दो। विपरीत परिस्थितियां भले ही आए, उनको स्वीकार करो कि जितनी भी परिस्थितियां आए आने दो उनको, विपरीत परिस्थितियां आए उनको भी आने दो, और उनको स्वीकार करके ये समझो कि वो आपके संघर्ष में आपको ये समझिए कि आप उन संघर्ष के अंदर और ज़्यादा निखर रहे हैं। कहते हैं कि लोहे को और या किसी भी चीज़ को कोई शेप देने के लिए सबसे पहले उसको संघर्ष से गुजरना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, उसको आग में तपना पड़ता है, तब जा कर के कोई भी चीज़ को हम लोग शेप में लेकर के आते हैं। और अगर हम अपने आप को किसी शेप में लेकर के आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन सारी विपरीत परिस्थितियों से हम लोगों को जूझना पड़ेगा, उनसे निपटना पड़ेगा, और उनके सामने हार नहीं माननी, बल्कि उनसे लड़ करके, उनसे ऊपर उठ करके हम लोगों को लगातार और लगातार मेहनत के साथ जुड़े रहना होगा। तो दिव्या तंवर जैसी बेटी इस देश के अंदर एक नहीं बल्कि हज़ारों लाखों की तादाद में हों, तो बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी हों। मनोज कुमार का उदाहरण हम लोगों ने पिछले लाइव सेशन में दिया था, जिसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी जिसका नाम था 12वीं फेल। और 12वीं फेल जो अनुराग पाठक जी की एक कहानी थी, जिसने मैं समझता हूँ कि एक रियल हीरो के ऊपर वो कहानी लिखी थी, एक किताब लिखी थी 12वीं फेल, और उसके ऊपर फिर फिल्म इंडस्ट्री वालों ने फिल्म भी बनाई और लाखों करोड़ों बच्चों ने उस फिल्म को देखा। और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो पिक्चर्स हैं वो समाज में आनी चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन देने वाली पिक्चर्स होती हैं। ये मोटिवेशन बढ़ाने, युवाओं के अंदर जो फेलियर बच्चे होते हैं, क्योंकि फेलियर के बाद ही जो सक्सेस है वो मजबूती के साथ हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल भी देखा। कोई ज़रूरी नहीं कि दिव्या तंवर की तरह पहले अटेम्प्ट के अंदर ही सबको यूपीएससी जैसी महान परीक्षाओं में सफलता मिल जाए। मनोज कुमार शर्मा जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, तो उनके जीवन से भी प्रेरणा पाएं। जो लोग जीवन से हताश निराश होकर के बैठ गए हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनके जीवन के अंदर भी सपने जिंदा हो गए हैं, तो वो लोग भी अपने आप को उठा करके आगे बढ़ सकते हैं। और किस प्रकार से मनोज शर्मा ने 12वीं फेल होने के बाद कितने संघर्षों में अपना जीवन जिया, टैक्सी चलाई, भिखारियों की तरह सड़क फुटपाथ के ऊपर सोए, लेकिन उसके बाद जब चालान उनका कटा और चालान कटने के बाद वो एसडीएम के ऑफिस के अंदर जा कर के देखते हैं कि एक अधिकारी का रुतबा क्या होता है, तो उसके मन में भी टीस हुई कि मैं भी एक अधिकारी बनना चाहता हूँ, इस एसडीएम की तरह चेयर के ऊपर बैठ कर के आदेश और देना चाहता हूँ, लोगों के साथ न्याय करना चाहता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर जो अपना चालान भरने के लिए गया था, और जब चालान भर करके वो वापस आता है तो एक सपने को लेकर के वापस आता है, और उस सपने को वो जिंदा करता है और दिन रात मेहनत करता है, बार बार यूपीएससी की परीक्षा में बैठता है, उनका अंततः वो सफल होता है। और उसके पश्चात आज वो आईपीएस के पद पर कार्यरत है। उसकी जो बिलव्ड 12वीं फेल में पिक्चर में होती है, वो रियल में भी उसकी वाइफ है, वो भी आईआरएस है। तो कहने का मतलब ये है कि सपने अगर हमारे जिंदा रहेंगे और सपनों के ऊपर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करेंगे, तो उपलब्धियां हमारे जीवन का हिस्सा होगी, वो हमारे जीवन से बाहर नहीं जा सकती। और केवल कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को यूपीएससी की परीक्षा में ही जाना है, वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में आगे जा सकता है, कोई अध्यापन के क्षेत्र में आगे जा सकता है, कोई और कोई प्रोफेशन चूज करके उस सेवा में आगे जा सकता है, कोई नैतिकता और मानवता में आगे जा सकता है। तो ये अपना अपना फील्ड है, लेकिन वो सपना अपना ज़रूर होना चाहिए कि मुझे किस सपने के साथ अपने आप को ज़िंदा रखना है और किस और मुझे जाना है। तो इस प्रकार की चर्चाएं युवाओं के साथ मुख्यतः ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि
आज हमारा युवा भ्रमित है, युवाओं को किसी भी प्रकार का कोई मार्गदर्शन किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा। क्लासरूम के अंदर भी केवल फॉर्मल एजुकेशन के नाम पर जो किताबी सिलेबस है वो दिया जा रहा है और उनके साथ अनौपचारिक शिक्षा किसी प्रकार से साझी नहीं की जा रही। उनको आचार व्यवहार, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का, अपने सपनों को बनाने का, इस प्रकार का चिंतन भी देने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हमारी जो युवा पीढ़ी है वो देश और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझेगी। तो कोई पढ़ लिख करके यदि योग्य अधिकारी बन जाता है, क्योंकि एक मजदूर यदि एक ईमानदार मजदूर भी बनता है, हो सकता है कि वो देश और राष्ट्र के किसी न किसी तरीके से काम आए। कोई काम ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसमें एक मजदूर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर या एक बड़ा अधिकारी देश और राष्ट्र की जितनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सेवा कर सकता है, शायद उतनी मजदूर नहीं कर सकता। और इसलिए कोई अभिभावक अपने बच्चों को मजदूर भी नहीं बनाना चाहते, सब अधिकारी और बड़े बड़े पदाधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन उन अधिकारी और पदाधिकारी बनने के लिए बड़े सपनों की ज़रूरत होती है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और बड़े हार को स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। तभी जा कर के हम और आप समाज को बड़े पदाधिकारी, बड़े राजनेता, बड़े समाज सेवी, बड़े मानवतावादी लोग और जिम्मेवार और ईमानदार लोग दे सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी के साथ राष्ट्र की सेवा करता है, अगर वो ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, अगर परिवार को ही अपनी ईमानदारी के साथ चलाता है, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के अंदर काम करता है। लेकिन फिर भी राष्ट्र और देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जिम्मेवार और कुछ योग्य लोगों की आवश्यकता होती है, और जिसका एक ही विकल्प है कि वो पढ़ाई करके, ज़्यादा से ज़्यादा सीख करके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक हो करके और राष्ट्र और देश के प्रति निष्ठावान होकर के जब वो काम करता है तो निश्चित रूप से उससे देश और राष्ट्र को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो देश को ऐसे भी इंजीनियर, ऐसे आईएएस अधिकारी भी नहीं चाहिए कि जो बेईमान हो, जो भ्रष्ट हो। देश को ईमानदार, निष्ठावान और देश के नागरिकों के बारे में सोचने वाले अधिकारी और पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है। आज भले ही मोटी मोटी फीसें दे करके बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले करके हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद इतनी सी ही रह जाती है कि शायद कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर उनके व्यवहार में रहती है। तो इसलिए समान रूप से सबको अवसर मिल करके और जो मुख्य मुख्य जो पद हैं, मुख्य मुख्य जिम्मेवारियां हैं, वो समावेशी माहौल के साथ देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन है वो बच्चों के लिए ज़रूर प्रेरणादायक रहेगा। और जो लोग जीवन के अंदर हताश निराश हो चुके हैं और अब दोबारा फिर से अपने सपने को जिंदा करना चाहते हैं, तो वो मनोज शर्मा के जीवन चरित्र को ज़रूर पढ़े। और जो बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, अभी पढ़ रहे हैं, परिवार की परिस्थितियां भले ही कम है, कम आयु के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, अंडर ग्रेजुएशन में है, पीजी में है, अगर उनके सपने बड़े हैं लेकिन परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो वो दिव्य तंवर जैसी महान विभूति के जीवन से और उसकी परिवार की घटनाओं को पढ़े, जिसके घर में किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है लेकिन पढ़ने की टीस है। वो सी वनमती, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, जो पढ़ाई के साथ साथ जिसको 10वीं क्लास के अंदर जो बेटी है, जिसकी बोर्ड की परीक्षा है, परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि घर का गुजारा किसी प्रकार से ठीक प्रकार से चल सके। घर के अंदर इतना भी घास नहीं है कि एक कमरे से घास निकाल करके पशु के सामने रख सके। तो वो बच्ची अपने स्कूल से आती है, 10वीं का बोर्ड की परीक्षा है, हाथ में किताब लेती है, एक हाथ में अपनी भैंस की बेल पकड़ती है और वो जंगल में उसको चराने के लिए लेकर के जाती है। और वो संघर्ष करके फिर वो बेटी भी देश के अंदर यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने परिवार का, अपना और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करती है। तो परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से आपके जीवन में हैं तो आप इन लोगों से प्रेरणा पाएं, इन लोगों के जीवन को समझें और उसके पश्चात जब आप इन लोगों के जीवन को जानेंगे कि इनके जीवन के अंदर कितना संघर्ष था, इनके जीवन के अंदर कितना तप था, और उस तप को उनके जब समतुल्य आप लोग कर लेंगे, उनके समतुल्य हम अपने सपनों को कर लेंगे, तो निश्चित रूप से सक्सेस जो है वो हमारे
सामने भी, हमारे जीवन में भी होगी, हमारे परिवार के अंदर भी होगी। 21-22 वर्ष की आयु में 2 पदों के ऊपर चले जाना, ये उन बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि प्रेरणा है जो अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक अपना सपना डिसाइड नहीं किया है, वो अपना सपना ज़रूर डिसाइड कर ले कि अगर जीवन के अंदर कुछ करना है तो आप लोगों की कमान में सारे के सारे तीर हैं। अभी से निश्चय कर लें कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और यूपीएससी जैसी परीक्षा में हरियाणा के बच्चे बहुत कम अपीयर होते हैं। मुझे बिहार जाने का अवसर मिलता था और बिहार के अंदर अक्सर मैं पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जब बात करता था तो उनसे कई बात साझा की जाती थी कि यहाँ के लोग आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बहुत बनते हैं, इसका क्या कारण है। तो वो लोग ये कहते थे कि वहाँ के जितने भी ग्रेजुएट बच्चे होते थे, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते थे, वो यूपीएससी के हर चांस तक प्रयास करते थे। जब तक उनकी एज बचती थी तब तक वो यूपीएससी की हर अटेम्प्ट को वो अपीयर होते थे। लेकिन हरियाणा और पंजाब में ये कल्चर अब तो बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन पहले बहुत कम थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, डॉक्टरेट में भी चले जाते हैं, लेकिन यूपीएससी जैसी परीक्षा में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो वो हिम्मत हमें जुटानी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि भाई एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, अपने दूसरे साथियों को, उन कंपटीटर्स को देखते हैं, तो हो सकता है कि हमारे हृदय के अंदर भी वो लो जग जाए और वो मेहनत और वो पुरुषार्थ जो है वो दूसरों के समतुल्य हम लोग कर लें और उसके पश्चात उनके समतुल्य ही हमें भी यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के अंदर बैठने का और बैठने के बाद उसको पास करने का अवसर मिल सके। तो इस प्रकार युवाओं को ज़रूर इस विषय में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। चलिए, जिन लोगों का नहीं मन बन पाता कि मुझे ऐसी परीक्षाओं के लिए मैं नहीं बना हूँ, मैं वहाँ इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, कोई अच्छा मैकेनिक बनना चाहता है तो वो बेहतरीन मैकेनिक के पास जा कर के अपनी उस स्किल को डेवलप करे। कोई बेहतरीन टीचर बनना चाहता तो अच्छे से अच्छे टीचर्स के बारे में जाने कि वो टीचर्स किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया करता था और बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है और एजुकेशन के साथ साथ उनको और दूसरी क्या चीज़ें देने की ज़रूरत है। कोई राजनेता बनना चाहता है तो देश के अंदर इतने राजनेता हुए हैं जिन्होंने अपने निजी जीवन, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके देश और राष्ट्र की सेवा की है। उनके जीवन को पढ़े, वो महान कैसे बने, तो उनके बारे में हम लोग चिंतन कर सकते हैं। कोई बढ़िया इंजीनियर, कोई बढ़िया साइंटिस्ट, कोई बढ़िया डॉक्टर, जो भी बनना चाहती हैं तो अपने उस फील्ड के उन महान लोगों के बारे में ज़रूर जानें, उन लोगों को ज़रूर पढ़े। मेरे एक मित्र हैं दिनेश जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन स्वागत है। सत्तू पंडित जी जुड़े हुए हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। संदीप कुमार गोलन जी मेरे परम मित्र हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग बड़े जागरूक लोग हैं और शिक्षाविद लोग हैं। दिनेश जी मेरे मित्र जी कई बार कहते हैं कि हम लोगों ने बच्चों के हाथ में पैदा होते ही मोबाइल ज़रूर थमा दिया, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की कोई अच्छी किताब उनके हाथों में हम लोग सौंप पाते। अगर उस मोबाइल की जगह हमारे हाथ में भी किताब होती कोई अच्छी, तो हमारा बच्चा भी देख करके किताब पढ़ना सीखता। ये तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, समय बदल रहा है, हम लोगों को भी उस बदलाव के साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन इन किताबों से प्यार पहले हमको करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारे बच्चे इन किताबों से प्यार करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। संदीप जी जुड़े हुए हैं, बड़े योग्य और बहुत आदर्श व्यक्तित्व के धनी हैं। तो सारे के सारे साथी और भी मेरे जुड़े हुए हैं, तो हम सबको मिलकर के चिंतन करने की आवश्यकता है और युवाओं को विशेष रूप से दिशा देने की आवश्यकता है। और यदि युवाओं को दिशा मिल पाती है और हमारी वजह से कोई युवा अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से वो उपलब्धियां भी हमारी ही उपलब्धियों में गिनी जाती है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। और मैं बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा, जो बच्चे इस वीडियो को बाद में भी, लाइव सेशन के बाद भी देखते हैं, तो उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें, अपना सपना ज़रूर निर्धारित करें और अपना आदर्श किसी को ज़रूर बनाएं। और जिस जैसा आप बनना चाहते हैं उस जैसा बनने के लिए
जैसा जैसा उन्होंने किया तो वैसा वैसा आप भी ज़रूर अपने जीवन के अंदर करें। जो राम जैसा बनना चाहता है उसको राम की मर्यादाओं को जानना होगा। जो कृष्ण जैसा बनना चाहता है उसकी तरह योगी उनको बनना होगा। तो जो जैसा बनना चाहता है, खिलाड़ी अगर कोई बनना चाहता है तो खेल के ग्राउंड के अंदर उसको पसीना बहाना होगा। तो जैसे जैसा बनना आपको है वो निर्णय आप लोगों ने करना है, उसके ऊपर अभ्यास आप लोगों ने करना है। और मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से जो मंजिल है वो 100% आपके नज़दीक होगी, आप उसको हासिल कर लेंगे और समाज और देश और राष्ट्र के अंदर आपको भी बड़े सम्मान के साथ देखा जाएगा। आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।